तो यार ये तो फिर पूरा वीक हमारा बर्बाद हो गया, हमको डिमोटिवेशन होगा। इसलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत बढ़िया रामबाण इलाज इस चीज़ का। कई बार वो फीस जो है 40-50 लाख 60 लाख से लेकर 80 लाख तक जाती है, वो कट ऑफ सीबीएसई का क्लियर नहीं होता है तो वो यूनिवर्सिटीज आपको एंट्रेंस नहीं देंगी। ये एक स्ट्रैटेजी जिससे आप 3 महीने में लगभग 90 दिन में पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार, क्या हाल है? तो जैसा कि टाइटल आप लोगों ने पढ़ा 3 मंथ गेम चेंजर, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो नीट या जेडबलई की तैयारी कर रहे हैं लेकिन क्लास 12th को लेके थोड़े से चिंतित हैं कि क्या क्लास 12th में हम उतना अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे, क्या बोर्ड्स की तैयारी और कॉम्पिटिटिव की तैयारी सेपरेट होती है, क्या क्लास 12th का रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट भी होता है या नहीं। ये सारे सवाल एक स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहे होते हैं क्योंकि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग बातें कहते हैं। कई बार आपके सीनियर्स ने कहा होगा कि 12वीं के रिजल्ट से कुछ नहीं होता, जो भी है पूरा कॉम्पिटिटिव ही इंपॉर्टेंट है। आपके पेरेंट्स कहते हैं नहीं भैया 12वीं का रिजल्ट अच्छा लाओ, 12th क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके दिमाग में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, और अगर नहीं भी चल रहा तो चलना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एटलीस्ट ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे, जो समय मैं बातें जो आपको बताने वाला हूं अगर आपने उन पे फोकस किया तो ये जो एक छोटा सा डिलेमा है ये क्लियर हो जाएगा और आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि क्लास 12th के रिजल्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, नीट के जेडबलई के रिजल्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये सिर्फ हमको कॉलेज तक पहुंचाएगा या आगे हमारे फ्यूचर में भी कभी ये काम आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग सबसे पहले क्लास 12th के रिजल्ट की, और उसके बाद मैं बताऊंगा ये एक स्ट्रैटेजी जिससे आप 3 महीने में लगभग 90 दिन में पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लास 12th का रिजल्ट क्यों महत्वपूर्ण है, इसके 3 बड़े रीजंस बताता हूं मैं आपको। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज अब ऐसी हो चुकी हैं जो कि एक फिक्स परसेंटेज के नीचे यदि आपका परसेंटेज है तो आपको घुसने नहीं देंगी। आपने सीयूईटी नामक एग्जाम के बारे में सुना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू जैसी कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज अब सीयूईटी के बेसिस पे एंट्रेंस दे रही हैं। वहीं कई सारी यूनिवर्सिटीज में क्लास 12th का क्राइटेरिया है कि 95% से कम यदि किसी के सीबीएसई में है तो सीयूईटी या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका जो भी परसेंटेज है, अगर आपका वो कट ऑफ सीबीएसई का क्लियर नहीं होता है तो वो यूनिवर्सिटीज आपको एंट्रेंस नहीं देंगी। इसलिए कई सारी यूनिवर्सिटीज, लिस्ट में आपके साथ शेयर करूंगा लेक्चर के बाद पीडीएफ फॉर्म में, कई सारी यूनिवर्सिटीज और उनके सीबीएसई के कट ऑफ मैं आपको देने वाला हूं, बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि 12th क्लास के रिजल्ट को कंसिडरेबल बनाता है। सेकंड, इफ यू आर प्लानिंग टू डू मास्टर्स फ्रॉम अब्रॉड, मतलब 12वीं क्लास के बाद आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपकी इच्छा हुई कि चलो भैया मुझको तो जो है विदेश जाना है, मुझको एमएस करना है, मुझको जो है बाहर जाके एमबीए करना है या कोई भी अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना है, तो कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो कि स्टूडेंट के आइल्स, टोफल और जो भी आपने एग्जाम दिए उसके रिजल्ट के साथ साथ आपका प्रोफाइल देखती है। अब जब मैं कहता हूं प्रोफाइल तो हमारा क्या मतलब है, वो आपके चेहरे के प्रोफाइल की बात नहीं कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपने ओवरऑल अपने एकेडमिक्स में क्या किया है। अगर मान लीजिए 10th क्लास में आपका फॉर एग्जाम्पल 80% था और 12th में आपका 75% है तो यह कहलाता है डिक्लाइनिंग प्रोफाइल, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपके 10th में 75 थे, 12th में 80-85 हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक इंक्लाइंड प्रोफाइल है। इस प्रकार के प्रोफाइल्स को प्रायोरिटीज दी जाती हैं। अब मान लो कि आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन दी और आपके साथ कोई और कैंडिडेट था, उसने भी एग्जाम दी और आप दोनों के ऑलमोस्ट सेम मार्क्स हैं। ठीक है, आप दोनों वो फीस भरने के केपेबल हैं, आप दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ पैसा है जो कि आप देंगे और वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सीट एक ही है। तो वो जो अथॉरिटी है, वो जो गवर्निंग बॉडी है, वो किस बेसिस पे आपको फिल्टर करेगी सोचिए। वो आपकी शक्ल सूरत तो देखेंगे नहीं, वो ये देखेंगे कि अच्छा आपने अपने एकेडमिक्स में क्या किया। सबसे पहले उठाया जाएगा आपका क्लास 12th का रिजल्ट, क्योंकि जितनी भी वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज हैं ये आपके स्कूलिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, क्लास 12th के रिजल्ट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। उसके बाद भी कई जगहों पे असिस्टेंटशिप के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, आपको बताता हूं असिस्टेंटशिप क्या होता है। जब आप मास्टर्स के लिए जाते हैं तो वहां पे एक बहुत भारी भरकम फीस स्ट्रक्चर होता है। कई बार वो फीस जो है 40-50 लाख 60 लाख से लेकर 80 लाख तक जाती है, और इतनी बड़ी फीस
पेरेंट्स की जेब से निकलवाना कोई समझदारी नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स वहां जाके कई बार अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, टीचर्स को असिस्ट करते हैं, जिसके बेसिस पे उनको पैसा भी मिलता है और कई बार इतना सेव भी हो जाता है कि वो अपने एक्सपेंसेस निकाल के थोड़ी बहुत सेविंग भी कर लेते हैं। तो ये कहलाती है असिस्टेंटशिप। आप किसी प्रोफेसर को असिस्ट कर रहे हैं, उनका कुछ बेसिक काम कर रहे हैं, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट या तो कुछ असाइनमेंट्स वगैरह बनाना, व्हाटएवर। तो जब आप असिस्टेंटशिप के लिए भी अप्लाई करेंगे तो वो देखेंगे कि आपकी क्या प्रोफाइल है, क्या आप वाकई में उतने डिजर्विंग है, तो उस समय पे भी आपका क्लास 12th का रिजल्ट चेक हो सकता है। तो ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको इमीडिएट तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इमीडिएट डेफिनेटली आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आईआईटी जाना है तो आपकी सीधी सी बात है जेडबलई का स्कोर कार्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिकल एस्पिरेंट हैं तो नीट एग्जामिनेशन आपको क्लियर करनी है। लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, तो क्लास 12th का रिजल्ट आपके लिए बहुत फेवरेबल भी हो सकता है और हो सकता है कि आपके लिए एक रास्ते की रुकावट बन जाए। तो ये था दूसरा पॉइंट। आइए अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में मैंने क्या लिखा हुआ है, प्लेसमेंट्स इन एमएनसीज। आपने एजुकेशन कर लिया कंप्लीट, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब आप, वो दिन आ चुका है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, मतलब अब आपकी नौकरी लगने वाली है। कई लोगों का होता है ना कि मुझको तो डायरेक्टली 22 साल की उम्र में नौकरी करनी है, मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं है, मुझको पीएचडी नहीं करनी, मुझको मास्टर्स नहीं करनी। काफी सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली ये सोच के बैठे होते हैं कि हमको यार, फैमिली कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। तो यदि किसी स्टूडेंट की प्रायोरिटी है कि मुझको एट द एज ऑफ 22 आई नीड अ डिसेंट अमाउंट इन माई हैंड, आई नीड अ गुड पैकेज, तो उस समय पे आपके क्लास 12th का रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। क्योंकि इंटरव्यूज में, कई सारे इंटरव्यूज में सबसे पहले होता है एक रिटन टेस्ट। अब मान लीजिए कि, समझना बात को, टेक्निकली समझना, मान लो कि 10 सीट्स हैं, आपकी कंपनी है, आप किसी आईआईटी में है और आपकी कंपनी में सॉरी आपके कॉलेज में कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए आई। अब उस कंपनी के पास मात्र 12 सीट्स हैं, लेकिन क्लास में आमतौर पर 60 से 65 बच्चे होते हैं। अब उन 12 सीट्स के लिए 60-65 बच्चे लड़ेंगे, इन शॉर्ट फाइट करेंगे इंटेलेक्चुअली। तो वहां पे सबसे पहले होगा एक रिटर्न राउंड। हो सकता है कि रिटर्न राउंड में 50 बच्चे क्वालिफाई हो गए, अभी भी सीट्स तो 12 हैं। फिर होगा इंटरव्यू में भी 20 बच्चे अच्छे निकल गए, सीट्स तो 12 हैं। अब वो देखेंगे कि हम किन ग्राउंड्स पे स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, और उस समय पे क्लास 12th एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर साबित होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आए, और इससे आपको ये समझ में आई होगी कि जो लोग आपको कहते हैं कि 12वीं का रिजल्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक बहुत ही मोमेंटरी बात कर रहे होते हैं, उन्होंने जीवन देखा नहीं है। उनको ये नहीं पता कि ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत लंबा जीवन है, कॉलेज से निकलने के बाद एक्चुअल अर्निंग शुरू होती है, और वहां पे कई जगहों पे क्लास 12th का रिजल्ट आपको फेवर भी कर सकता है, और अगर उतना अच्छा नहीं है तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई, आखिरी के 90 दिनों में ही क्यों बताई? उसका भी रीजन है, और उसका रीजन ये है कि क्लास 12th एक ऐसी एग्जामिनेशन है, सीबीएसई की जो क्लास 12th की एग्जाम है, वो 90 दिनों से ज्यादा की मैं मानता भी नहीं हूं। मतलब 90 डेज आर सफिशिएंट कि अगर कोई स्टूडेंट आज 0 पे भी है तो वो एक बहुत बहुत अच्छा स्कोर कार्ड जनरेट कर सकता है 90 दिनों में। सर ये कैसी बात कर रहे हो, 2 साल क्यों पढ़ाया जाता है? आई मीन क्लास 12th 1 साल क्यों पढ़ाई जाती है? पढ़ाई जाती है क्योंकि आप पहले दिन से उतने सिंसियर नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप इन आखिरी 90 दिनों में भी अपना 100% दे दें तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं जो नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट 1 साल लगाता है करने में। एक तरह से ये आप मान सकते हैं कि क्रिकेट का पावर प्ले वाला टाइम है। तो चलिए मैं आपको 3 बेसिक स्टेप्स दे रहा हूं और समझा रहा हूं कि ये बेसिकली क्या मैंने मैकेनिज्म जनरेट किया है। ये एक टेबल है जो कि आपको बनानी है और ये आपको खुद फिल करनी है। सबसे पहले एक पेज पे आप सारे सब्जेक्ट्स लिख दीजिएगा, उन सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स और वेटेज। फॉर एग्जांपल फिजिक्स की बात करता हूं, क्लास 12th में आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स। उसके बाद उनमें कितने सब टॉपिक्स हैं और उस फलाना फलाना टॉपिक में से, उस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं। इंटरनेट पे पूरा डेटा अवेलेबल है, मैं आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा वेटेज की। तो ये टेबल आपको फिल करनी है और उसके बाद आपको ये देखना है कि ओवरऑल कितने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। आई रिपीट, ओवरऑल कितने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ये आपको खुद लिखना है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के। तो मान लेते हैं कि सारे सब्जेक्ट मिला के करीबन 200 या 250 टॉपिक्स आपके सामने आए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उन टॉपिक्स को आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ वेटेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट। क्या कहा मैंने? 2 बेसिस पे आपने क्लासिफाई किया कि कितना ज्यादा पूछा जा रहा है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सर एक ही तो बात हुई है, अलग अलग बातें। सबसे पहले आप वेटेज देखो, वेटेज के बेसिस पे आप एक लिस्ट बना लो टॉपिक्स की, और उसके बाद आप ये देखो कि कौन सा टॉपिक आपको समझने में कितना टाइम लगा था। आपने साल भर पढ़ा है, आपने कई सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, अब आपको ये याद होगा कि अच्छा ये टॉपिक ना सर ने बोला था कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे लिंक्ड 4-5 टॉपिक आगे के हैं। हो सकता है कि डायरेक्ट इसमें से सवाल ना आए, लेकिन ये आगे के 5 टॉपिक्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें एक तरह से सबसे हॉट टॉपिक्स आपने सिलेक्ट कर दिए, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपने कुछ ऐसे टॉपिक लिख दिए जो कि बहुत ही गाहे बगाहे पूछे जाते हो, बहुत ही रेयरली पूछे जा रहे हैं। तो आपको एटलीस्ट एक बहुत ही क्लियर विजन दिख रहा है कि अगर मेरे पास लिमिटेड टाइम है तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, और ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं कुछ समय बाद के लिए छोड़ सकता हूं। बहुत क्लियरली मैं कह रहा हूं, छोड़ना कुछ नहीं है, लीव कुछ नहीं करना है, बस ये हो सकता है कि पहले क्या कर रहे हो, बाद में क्या कर रहे हो। कोई मेरे शब्दों को मिस इंटरप्रेट करके ये ना कह दे कि सर ने तो बोला कि यार कुछ टॉपिक कर लेना, कुछ छोड़ देना। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ एक प्रायोरिटी लिस्ट डिसाइड करते हो। लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है ना प्रायोरिटी, आपको भी पता है कि आप आज सुबह क्या करोगे, शाम को क्या करोगे, हर चीज का एक टाइम होता है। तो उसी प्रकार से आप ये लिस्ट जनरेट करो, और ये आपको खुद करना है और आज ही करना है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे दिन कितने, 90 दिन हम काउंट कर रहे हैं, नियरली 13 वीक्स होते हैं, हमने 12 वीक्स लिखे हैं, ठीक है। एक को बफर ले लो, एक आखिरी वीक जो है वो बफर टाइम है। 12 वीक्स आपको यूटिलाइज करने हैं, तो 12 वीक्स को मैं 12 स्टेप्स बोल रहा हूं, 12 लूप्स बोल रहा हूं। कौन सा लूप, ये है सक्सेस लूप। एक लूप इज इक्विवेलेंट टू एक वीक। ऐसे 12 बार ये लूप पूरा घूमेगा और आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचोगे। अब क्या करना है हमको, मान लो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 1 से, डे 1 ऑफ योर वीक। रात को सोने के पहले, मान लो कि मेरा मंडे फर्स्ट डे है, तो मैं संडे को सोने के पहले अगले दिन का काम खुद को असाइन करूंगा एक पेपर पे। एक पेपर लिया मैंने और उस पर पूरा काम असाइन कर दिया कि कल मुझे ये करना है, ये टॉपिक्स मेरे होने चाहिए। टाइम टेबल बनाने का नहीं कह रहा हूं कि इतने बजे उठूंगा, इतने बजे खाऊंगा, इतने बजे ब्रश करूंगा, इतने बजे नहाऊंगा, ये नहीं करना है। आपको सिर्फ टास्क असाइन करना है कि इतना काम मुझको कल के दिन में करना है। स्टेप नंबर 1, असाइन योर डेली टास्क। आपने टास्क असाइन कर दिया, बहुत बढ़िया। अब आपका दिन हुआ शुरू। ये दिन मतलब ये जो टास्क आपने असाइन किया है, ये आप किस फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले तो जो भी आपके पास मटेरियल है, हो सकता है आपके हैंड रिटन नोट्स हो, आपके कोचिंग का मटेरियल हो, या जहां पे से भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका जो स्टैंडर्ड मटेरियल है वो ही आपका सोर्स होना चाहिए। एनसीईआरटीज आपका सोर्स होना चाहिए, और साथ में डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज। क्वेश्चंस करने ना, हमको पता कैसे चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी हुई है। पढ़ते समय तो पूरा ही अच्छा लगता है, लेकिन क्वेश्चन करते बनता नहीं है। तो टास्क असाइन करो रोज का, डेली बेसिस पे वो टास्क पूरा करो। मान लो आपने 2 टॉपिक लिए कि चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक हमने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल डाइपोल, ठीक है, फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, डिराइव कर लिया। क्या क्या कहा मैंने, पढ़ा, रिवाइज किया, पूरा डिराइव किया। अब उस पर सवाल करने, तो सवाल कहां से करोगे, पीवाईक्यूज करो, और जो स्टैंडर्ड डीपीपीज वगैरह कुछ मिली हुई है उनको सॉल्व करो। ये आपके दिन भर का टास्क हुआ। इसके बाद ये जो आप काम कर रहे हो डे टू डे बेसिस पे, मान लो आपने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, छठे दिन तक आप पहुंच गए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में आपकी प्रोग्रेस कितनी है। हो सकता है कि छठे दिन जाके आपको पता चला, छठे दिन पे आपने एक टेस्ट लिखा और आपको पता चला कि कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यार ये तो फिर पूरा वीक हमारा बर्बाद हो गया, हमको डिमोटिवेशन होगा। इसलिए अब मैं आपको बता रहा हूं एक बहुत बढ़िया रामबाण इलाज इस चीज का। डेली बेसिस पे ये जो पूरा टास्क है, इसका डेली बेसिस पे टेस्ट दो। रात को सोने के पहले 1.5 घंटे का समय निकालो कि आपने दिन भर में क्या किया है। अच्छा, मैंने डाइपोल पढ़ा, केमिस्ट्री में मैंने एक टॉपिक पढ़ा, मैंने मैथ्स में या बायो में कुछ पढ़ा। रात को सोने के पहले 20-20 मिनट के टेस्ट ले लो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस उस टॉपिक के उठाओ, सॉल्यूशंस छुपाओ, सॉल्व करने बैठो 20 मिनट के टाइमर के साथ। आपने देखा अच्छा मुझसे इतने बने, इतने नहीं बने, रात में ही आपको पूरे दिन भर का प्रोग्रेस पता चल गया। सुबह उठे, आपको पता था क्या क्या करना है, दिन में आपने किया, रात को सोने के पहले टेस्ट दिया, एक दिन पूरा यूटिलाइज हुआ। समझ में आ रही है बात। तो इस प्रकार से आपको एक दिन का काम करना है, यही काम आपको 6 दिन करना है। और अब जब आखिरी दिन आएगा उस दिन आपको देना है ग्रैंड टेस्ट। आखिरी दिन को मैं काउंट कर रहा हूं, मान लो 6 दिन के बाद जो संडे आ रहा है उसको मैं पढ़ाई के लिए काउंट कर ही नहीं रहा हूं, उसको मैं काउंट कर रहा हूं कि आप तीनों सब्जेक्ट के एटलीस्ट 1-1, 1.5 घंटे के खुद सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट दोगे। दिस इज द वीकली टेस्ट, ठीक है, जिसमें कि आपके पूरे हफ्ते में आपने क्या क्या किया आपके दिमाग में पिक्चर घूम जाएगी पूरी।
कि अच्छा मैंने मंडे को ये किया था, मुझसे मंडे को भी इतनी डीपीपी बनी थी, मुझसे मंडे को इतने क्वेश्चंस बने थे। अब आप वापस जब हफ्ते के आखिरी में कर रहे हो तो एक पूरा इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कैसा लग रहा है मैकेनिज्म? बढ़िया, एकदम टेक्निकली डिजाइन किया तुम्हारे लिए, तो इसको फॉलो कर लेना बस। एक हफ्ता बीता, इसी प्रकार से अगला हफ्ता, जैसे जैसे हफ्ते बीतते जाएंगे वैसे वैसे आप निखरते जाओगे, आपका प्रोसीजर निखरता जाएगा। ड्यूरिंग द जर्नी आपको 4 बातें पता चलेंगी कि अच्छा मैं ये गलत कर रहा हूं, मैं इसको इस तरह से सुधारूं, मैंने ये किया था हफ्ते में, मैंने मंडे को ये किया था, मैंने वेंसडे को ये किया था, चलो अब मैं ये करता हूं। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल उस पैटर्न में आ जाएगा बिल्कुल। ओके, तो इसको फॉलो करना, प्रॉमिस करो। कितने लोग करने वाले हैं ईमानदारी से? प्रॉमिस करो कमेंट में, और मुझसे टच में रहना, मुझको बताते रहना कि आपकी प्रोग्रेस क्या चल रही है। इसी प्रकार के टास्क मैं जेडबलई और नीट के लिए भी स्टूडेंट्स को देता हूं, लेकिन आज पहली बार मैं आपको क्लास 12th के लिए दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए अब समय आ गया अलविदा कहने का, लेकिन बस आखिरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन में कुछ बेहतरीन करने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सही तरीका होता है शुरुआत करना। जब तक शुरुआत नहीं करोगे तब तक कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप, दैट्स टू गेट स्टार्टेड। सो गेट स्टार्टेड एंड डू नॉट स्टॉप। शुरू हो जाओ और रुकना नहीं है, लगे रहना है। कब तक? जब तक कि वो लूप आखिरी समय तक ना पहुंच जाए। ठीक है, मतलब आप लोग ये जब करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट आप अपना रिजल्ट लिख रहे होगे। जो एग्जामिनेशन होती है वो कुछ नहीं होती है, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन है आपके एफर्ट्स का जो आपने किया है पूरे ये हफ्ते दर हफ्ते। तो करो और अच्छे से करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू और मजे करो। चलो बाय।